स्वागत एक बार फिर से आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ेंगे वो है स्वतंत्रता और समानता, चैप्टर नंबर 4, खंड 1, इकाई 1। ठीक है, इससे पहले 3 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं और चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्रता और समानता चैप्टर। और इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता की जो विशेषता है, मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है ये। मानव जीवन का प्रमुख लक्षण, मानव क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है ना, किसी तरह की बंदिश नहीं चाहता है। तो ये उसके स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लक्षण है। और वो जो भी कार्य करता है उस कार्यों का प्रेरणा स्रोत है। ठीक है ना, वो जो भी कार्य करता है वो स्वतंत्रता से प्रेरित होकर के करता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य ने, यानी कि अगर किसी मनुष्य का उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो गुलाम है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मनुष्यों ने क्या किया है? संघर्ष किया है, हमेशा संघर्ष किया है आज़ादी के लिए। जैसे भारत ने अंग्रेजों की आज़ादी के लिए, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष किया था पूरे देश ने, पूरे देश की जनता ने। अब स्वतंत्रता का जो आदर्श दृष्टिकोण है वो है स्वतंत्रता की खोज करना, फिर मानव की केंद्रीय धारा, मानव इतिहास की केंद्रीय धारा, मानव इतिहास की, यानी कि मानवीय इतिहास में देखा जाए तो मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा क्या रही है? स्वतंत्रता रही है। और श्रेष्ठ मानवीय आकांक्षा है, श्रेष्ठ आकांक्षा है मानवीय। ठीक है, इसलिए स्वतंत्रता क्या है? अपने आप में एक सर्वोच्च साध्य है। साध्य का मतलब आपका एम है, आपका गोल है, स्वतंत्रता आप हासिल करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर स्वतंत्रता होगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अपनी व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, है ना, अपने आप का विकास कर पाएंगे, आप जो चाहें वो आप हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए स्वतंत्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ में आप देखिए, स्वतंत्रता जो बना है वो इंग्लिश वर्ड है लिबर्टी, उस लिबर्टी का ये हिंदी रूपांतर है, हिंदी अर्थ है स्वतंत्रता। अब ये लिबर्टी जो वर्ड बना है वो है लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से बना है, और लिबर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों का न होना। अब इसके 2 तरह के अर्थ हैं, एक सकारात्मक अर्थ होता है, एक नकारात्मक अर्थ होता है। नकारात्मक अर्थ का जो मतलब होता है कि स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें मनुष्य पर किसी प्रकार का बंधन न हो, किसी भी प्रकार का आक्षेप न हो, किसी प्रकार का बंधन न हो, पूरी तरह से छूट हो, कुछ भी करने की छूट हो, यानी कि एक तरह से स्वच्छंदता, है ना। और इस स्वच्छंदता से किसी को नुकसान हो रहा है तो भी हो जाए, एकदम स्वतंत्र, यानी कि उसे इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट हो। और इसके समर्थक कौन है? एक तो समझौतावादी सिद्धांत, जो समझौतावादी विचारक है, समझौतावादी विचारक आप पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति की है, और उसमें मुख्य रूप से 2, हॉब्स और रूसो, है ना, ये 2। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक है ना, लेकिन हर जगह पे वो जंजीरों में झगड़ा हुआ है, ये कहना है रूसो का, है ना। और हॉब्स भी यही कहता है, इसी तरह के विचार हैं हॉब्स के भी, कि मनुष्य एक तरह से, एक मतलब पूरी तरह से स्वच्छंदता, उसको कुछ भी करने की छूट थी प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था का मतलब उसको ये स्वतंत्रता प्रकृति ने दी है, और प्राकृतिक रूप से मनुष्य का स्वभाव है स्वतंत्र रहना, ठीक है ना। और इसके अलावा व्यक्तिवादी विचारक जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, ये स्वतंत्रता से नकारात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। अब मिल इससे संबंध में कहता है कि राज्य व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यानी कि पर्सनल में चाहे जो करूं, किसी को कोई मतलब नहीं, मैं अपनी जो मर्जी हो जो करूं, ठीक है ना। अब इसमें अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरे व्यक्तियों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिले। अंतःकरण, मैं किस देवता की पूजा करता हूँ, किस धर्म को मानता हूँ, ठीक है ना। विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों को प्रकाशित, यानी कि पुस्तक छापने से संबंधित, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं ना, और मेरे दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से संबंध रहेंगे, मैं किस प्रकार से संबंध रखूं, मैं किसी के साथ दोस्ती करूं, दुश्मनी करूं, यह मेरी इच्छा। तो इस मामले में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए।
अब इसके जो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रमुख तथ्य क्या है, वो है प्रतिबंधों का पूरी तरह से अभाव, बिल्कुल ही नहीं होना। अब सेकंड तथ्य जो है इसका वो देखिए, राज्य का मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं, ये लोग जो हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। कार्यक्षेत्र यानी कि राज्य को काम करने के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे, वो जितने ज़्यादा कानून बनाएगा, है ना, जितने भी ज़्यादा कानून बनाएगा उससे हर कानून से लोगों की स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, कम समय तक शासन करने वाली सरकार ही उपयुक्त है, यानी कि सरकार का जो कार्यकाल है 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग समय के लिए सरकार चुनी जाती है, तो वही सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। ठीक है। इसके बाद मानवीय विकास के लिए खुली प्रतियोगिता हो, कंपटीशन, यानी कि मनुष्य को उसका विकास करने के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता हो। और सरकारी संरक्षण की आलोचना, किसी भी व्यक्ति को सरकार संरक्षण न दे, व्यवसाय को भी संरक्षण न दे कि भाई बाहर से कंपनी आ जाएगी तो हमारे यहाँ की कंपनी बंद हो जाएगी, है ना, इसलिए हमारे यहाँ की कंपनी को संरक्षण दिया जाए, नहीं, किसी तरह का संरक्षण देने की जरूरत नहीं है। सरकारी संरक्षण पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। अब ये तो इसके संबंधित कुछ बातें हैं नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित। अब वर्तमान में जो हम देखते हैं, वर्तमान में क्या दौर चल रहा है, वर्तमान में जो दौर चल रहा है वैश्वीकरण का, वैश्वीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरा विश्व क्या है, वैज्ञानिक खोजों की वजह से, तकनीकी विकास की वजह से, है ना, क्या है, नज़दीक आ गया है। विश्व के देश एक दूसरे के पास आए हैं, लोग पास में आए हैं, है ना, जनता पास में आई है, व्यक्ति पास में आया है, तो वैश्वीकरण का दौर है। तो इसमें क्या है कि विश्व के राष्ट्रों और लोगों की आपसी निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है ना, आत्मनिर्भरता वाला सिस्टम पहले था कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन आज आत्मनिर्भर कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो इस निर्भरता में ये चीज़ क्या, स्वच्छंद स्वतंत्रता, वो संभव नहीं है। और सामाजिक प्राणी व समाज के सदस्य होने के नाते उसकी कुछ मर्यादाएं भी होती है, और मर्यादाएं हैं इसका मतलब वो स्वच्छंद नहीं हो सकता है। उसको कुछ मर्यादाएं, समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज का मेंबर है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज का मेंबर है, तो इसलिए उसको कुछ मर्यादाएं, कुछ नियमों को मानना होगा। अगर वो नियमों को मानेगा तो वो स्वच्छंद नहीं रह पाएगा, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता उसको नहीं मिल पाएगी। तो मर्यादा का पालन आवश्यक है। इसलिए ये विचारधारा क्या है, अब समाज में सदस्य होने के नाते क्या है, मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक होता है, और वो पालन हो करेगा तो यह विचारधारा जो है वो अमान्य है ना, अमान्य। इस विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। आज इस विचारधारा का जो समर्थन है, वो समर्थन क्या है, बिल्कुल ही कम हो गया है, खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ में आप देखिए कि मनुष्य अपने अधिकारों का इस प्रकार उपयोग करे कि सामाजिक नियम, राज्य के कानून और दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न हो। यानी कि मनुष्य को स्वतंत्रता है, उसे कुछ अधिकार है, लेकिन मनुष्य अपने अधिकारों को, स्वतंत्रता का इस प्रकार से उपयोग करे कि उससे दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान न हो, समाज को नुकसान न हो, देश के नुकसान न हो। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को दूसरे, जैसे मेरी स्वतंत्रता है, दूसरे की भी स्वतंत्रता है, दूसरे के भी अधिकार है, तो मेरे कार्य से दूसरे को नुकसान ना हो, देश को नुकसान ना हो, राष्ट्र को नुकसान ना हो, उस हिसाब से अपने अधिकारों का, स्वतंत्रता का वो उपयोग करे। दूसरे शब्दों में ऐसी परिस्थितियों की स्थापना, यानी कि समाज में, राष्ट्र में ऐसी परिस्थितियाँ हो, परिस्थितियाँ कैसी, शांतिपूर्ण परिस्थिति, लड़ाई झगड़े वाली, अव्यवस्था वाली परेशानी स्थिति नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित हो, समाज में सुव्यवस्था हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति अपना जीवन जीने और उसे सुरक्षित रखने, जीवन यापन के संसाधन जुटाने, इन सभी के उसको अवसर मिले। ठीक है ना, जब समाज में शांति व्यवस्था होगी, चोर डाकुओं पर अंकुश होगा और उसकी संपत्ति को सुरक्षा मिलेगी, तो क्या होगा कि वो अपना विकास कर पाएगा निर्भीकता से। ठीक है, और साथ ही क्या है कि अपने विचारों को प्रकट कर सके,
यानी कि उसको अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इन सब के द्वारा, यानी कि इन सभी कार्यों के द्वारा क्या है कि वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके, सर्वांगीण ऑलराउंडर विकास कर सके। ठीक है ना, ऑलराउंडर विकास, धार्मिक विकास भी कर सके, यानी कि अपनी मनस्थिति का विकास करना, अध्यात्म का विकास करना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, है ना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा रोजगार प्राप्त करना, हर तरह का विकास होना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है इसकी, सबसे पहली बात इसकी प्रमुख तथ्यों में देखिए आप कि सबसे पहली बात आती है युक्ति युक्त बंधन, यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता पर कुछ बंधन लगाए जाने चाहिए ताकि वो दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाए। तो उसके लिए कानून होना चाहिए, वो अनावश्यक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करे। तो युक्ति युक्त होना चाहिए, यानी कि जो बंधन आप लगा रहे हैं उसमें युक्ति होनी चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए, है ना, कि आप क्यों लगा रहे हो, कोई ठोस तथ्य होना चाहिए। ठीक है, तो युक्ति युक्त बंधन होने चाहिए। दूसरी बात, समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है ना, समाज से व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज है, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, और उनके हित क्या है, उनके हित भी आपस में जुड़े हुए हैं। समाज को भी व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन व्यक्ति योग्य होगा, काबिल होगा, उसका विकास होगा तो ही वो समाज के काम आ पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उनके हित। फिर स्वचित स्वतंत्रता कानूनों के पालने में है, यानी कि व्यक्ति कानून का पालन करे, उसी में स्वचित स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता का होना भी आवश्यक है, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना। और नागरिक स्वतंत्रता में देश के संविधान द्वारा, कानून के द्वारा जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, इन अधिकारों के साथ में आर्थिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। अब जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक इन दोनों स्वतंत्रताओं का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, दिन रात पैसे के पीछे, अपने ज़रूरतें पूरी करने के पीछे ही अगर व्यक्ति भागता रहेगा, है ना, भागदौड़ी में व्यस्त रहेगा, तो वो ना तो अपने राजनीतिक अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगा, ना नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई भी राजनीतिक दल वाला, कोई भी नेता जो है किसी भी व्यक्ति को 150 रुपये दे करके उससे अपने लिए वोट डलवा लेगा, है ना, उसका वोट खरीद लेगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको पैसा चाहिए। अब अगर उसको आर्थिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक रूप से उसकी स्थिति अच्छी हो, तो वो क्या करेगा, राजनीतिक रूप से वो सही निर्णय ले पाएगा, बाकी उसका निर्णय भ्रष्टों के साथ में रहेगा। फिर इसी तरह से दूसरों की स्वतंत्रता को वो सम्मान करे, यानी जैसी मेरी स्वतंत्रता है वैसे दूसरे की भी स्वतंत्रता है, तो उसकी स्वतंत्रता का वो सम्मान करे। चलिए अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता के रूप और या इसके स्वतंत्रता के प्रकार, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती है। ठीक है, सबसे पहली स्वतंत्रता आती है प्राकृतिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है, ईश्वर ने दी है स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता प्रकृति के द्वारा दी हुई है और जन्म से ही मनुष्य में निहित होती है। मनुष्य जन्म से ही, स्वभाव से ही स्वतंत्र होना चाहता है, उसके स्वभाव में, प्रकृति में निहित है। और राज्य बाद में आया है, मनुष्य पहले पैदा हुआ है, मनुष्य पहले आया है, तो स्वतंत्रता भी उसको राज्य से पहले आई है, राज्य बाद में आया है। इसका मतलब स्वतंत्रता राज्य ने नहीं दी है। ठीक है ना, इसलिए राज्य क्या है, इस स्वतंत्रता को छीन भी नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि राज्य से पहले स्वतंत्रता रही है, इसलिए स्वतंत्रता क्या है, अहस्तांतरणीय है। आप अपनी स्वतंत्रता को दूसरे को नहीं दे सकते, किसी की भी स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, और राज्य के बारे में क्या है कि राज्य जो होता है वो स्वतंत्रता का विरोधी होता है, क्योंकि राज्य ऐसे कानून बनाता है जिससे लोगों की स्वतंत्रता नष्ट होती है। अब इसके समर्थक कौन है, समझौतावादी विचारक, जिसमें लोक और रूसो। ठीक है ना, रूसो तो कहा भी है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है ना, लेकिन वो हर जगह पे क्या है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंधनों में बंधा हुआ है। ये बंधन क्या है, कानून के बंधन है, लॉ के बंधन है ना, ये इस तरह से। और लोक ने भी क्या कहा है कि भाई वही सरकार श्रेष्ठ होती है जो कम से कम शासन करे, है ना, इस तरह से। और अगर सरकार अगर सही ढंग से नहीं करती है तो उसको हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्वतंत्रता आती है वो निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो निजी जीवन से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। और निजी जीवन, ये कहा है J.S. मिल ने, ठीक है ना, निजी जीवन में। तो उसने 2 प्रकार के कार्य बताए हैं। एक व्यक्ति 2 प्रकार के कार्य करता है,
जिसमें देखिए एक तो उसके स्वयं से संबंधित, ठीक है, स्वयं से संबंधित में क्या है, और दूसरा दूसरों से संबंधित। स्व से संबंधित देखिए आप जो कार्य है उसमें उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और जहाँ पर उसके कार्यों से कोई दूसरा व्यक्ति संबंधित होता है वो कार्य, अगर उसके कार्यों से किसी दूसरे को हानि होती हो, समाज को हानि होती हो, दूसरे व्यक्ति को हानि होती हो, तो उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन उसके जो कार्य उसके स्वयं से संबंधित है उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, जैसे खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, है ना, शिक्षा, चिकित्सा। लेकिन एक इसके अंतर्गत जो क्या है, उसको आत्मरक्षा का उसको आत्महत्या का अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, भले उसका स्वयं का निर्णय है आत्महत्या, लेकिन हो सकता है अगर वो व्यक्ति जिंदा रहे तो वो किसी प्रकार से समाज के काम आ जाए, समाज के लिए उपयोगी हो, तो उसको आत्महत्या का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। बाकी उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, और जहाँ दूसरों से संबंधित स्वतंत्रता आती है वहाँ उस पर कुछ प्रतिबंध उसको लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं हम। अब निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। जीवन शैली में देखो मनुष्य की पसंद, उसके विचार आते हैं। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, वेशभूषा, वो क्या पहने, क्या खाए, है ना, किस प्रकार से रहे, किस धर्म को माने, ये उससे स्वयं से संबंधित है ना। और लेकिन अगर उसके इन कार्यों का प्रभाव अगर समाज पर पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, तो क्या है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक यानी कि व्यक्ति एक राज्य का नागरिक है, जैसे हम सब कौन हैं, भारत के नागरिक हैं, तो अपने देश के राज्य के नागरिक होने के नाते राज्य हमको कुछ स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना, कुछ अधिकार देता है, और ये किस में लिखे हुए होते हैं, संविधान के अंदर, है ना, राज्य के कानून में लिखे होते हैं, और कानून के द्वारा उसको स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसके अंतर्गत जैसे भारतीय नागरिकों को कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है ना, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं इस तरह से। तो ये कानून के द्वारा प्राप्त होती है, और ये विशेष अधिकार है, हर व्यक्ति का विशेष अधिकार है जो उसको संविधान में दिया हुआ है ना, जो प्रत्येक नागरिक द्वारा राज्य द्वारा दिए जाते हैं, और उस राज्य के द्वारा उसकी सुरक्षा भी की जाती है। यानी कि राज्य ने, सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं, संविधान द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि आपकी स्वतंत्रता को कोई नष्ट ना करे, सरकार भी नष्ट नहीं कर सकती, है ना। इसलिए भारत के संविधान में यह मूल अधिकारों के रूप में है। जो मूल अधिकार दिए हुए भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार है वर्तमान में, तो ये क्या है, वो स्वतंत्रता है जो भारत के संविधान में हम नागरिकों को दी है, ठीक है ना। और इसकी सुरक्षा के लिए भी किसको नियुक्त किया है, न्यायपालिका को। अगर आपके अधिकार नष्ट होते हैं, स्वतंत्रता सीमित होती है, तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो जैसे नागरिक है और उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक होने के नाते उसको भाग लेने का अधिकार होता है, यानी कि अपने लिए सरकार चुनना, अपने अधिकारों, अपने जो जनप्रतिनिधि है उनको चुनना, या स्वयं चुनावों में खड़े होना, ठीक है, देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए, है ना। तो क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने और सहभागिता करने के लिए यह स्वतंत्रता दी जाती है। और ये किस राज्य में मिलती है, लोकतांत्रिक राज्य में। जहाँ पे लोकतंत्र, जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो भारत के नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सके। पार्टिसिपेट कैसे करता है, वो वोट देता है, ठीक है ना, चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ सकता है भारत का एक आम नागरिक, है ना। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभागिता करने के लिए। अगला आता है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें क्या है कि लोगों को अपना व्यवसाय और आजीविका के साधन चुनने का अधिकार उसको होता है। कोई व्यक्ति कौन सा व्यवहार करेगा, है ना, आजीविका कमाने के लिए, तो ये उसका स्वयं का अधिकार होता है, वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यवसाय जो समाज के खिलाफ हो, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, है ना, इसको व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसको इसका अधिकार नहीं दे सकते, है ना। कानूनी वैध तरीके से आपको आजीविका कमाने का आपका अधिकार है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का वो निर्वाह कर सके। तो इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और राज्य का कर्तव्य क्या है, सबको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो, है ना, और साथ ही आर्थिक समानता आए समाज में, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच में ज़्यादा फासला, अंतर नहीं होना चाहिए।
और सरकार को चाहिए कि वो गरीबी को कम से कम, निर्धनता को कम से कम करने का प्रयास करे, ताकि विषमता, समाज में विषमता कम हो, अमीर और गरीब का जो अंतर है वो कम हो। ठीक है, और सबको आर्थिक उन्नति के समान अवसर मिले, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता मिले। नेक्स्ट इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप कौन सा धर्म आप स्वीकार करते हैं, कौन सा धर्म आप मानते हैं, कौन से देवता की पूजा करते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं, ये आपका स्वयं का अधिकार है। कोई भी दूसरा व्यक्ति या सरकार, राज्य द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, है ना, संस्कार, रीति रिवाज, इन सब की आपको स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। लेकिन शर्त क्या है, आप अपने ही तरह से दूसरे नागरिकों के धार्मिक मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। फिर चाहे आप अपनी इस धार्मिक स्वतंत्रता का कैसे भी आप पालन करो, उसका उपयोग करो। और इससे बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।